हेलो हेलो, माइक चेक। ओके सर, आज कौन सा एएस कराने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे बेटा AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो एम्प्लॉय के ऊपर एक एएस बनाया गया है, बहुत ही अच्छा एएस है। तो ध्यान देना, एम्प्लॉय बेनिफिट पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर बड़ा बड़ा बोलेंगे तो बेटा 3 वैरायटी है। देखा जाएगा तो 3 वैरायटी है, और 3 वैरायटी अगर अच्छे से कर लिए तो बेटा अच्छे से कर सकते हो ये एएस को। तो जैसा बताता हूँ वैसे ही करना, बहुत अच्छा है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, कंपनी के अंदर जब आप जॉब करने जाओगे तो एक होता है एम्प्लॉयर, और जो काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। तो आज आप फटाफट बिना समय गंवाए मैं जो बताया हूँ पूरा अच्छे से नोट कर लेना। तो सुनो, एक होता है एम्प्लॉयर, खाते पीते घर का। दूसरा एम्प्लॉय, पूरा खून चूस लिया है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय काम करता है एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर कुछ पगार तो देता ही देता है, प्लस कुछ बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। याद करो, अगर टैक्स पड़े होंगे तो इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। बॉस बहुत सारा एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है पगार के अलावा। जिसको कैश में देगा तो अलाउंसेस बोलते हैं, काइंड में देगा तो परक्विजिट बोलते हैं। तो पगार तो कम होता है, ये जो अलाउंसेस होता है, परक्विजिट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सुने, तो बहुत सारा बेनिफिट मिलता है उसको, उसका बीबी को, उसके बच्चे को, उसका परिवार वाले को मिलता है। तो इतना तो समझा, एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है, वही एएस इसके अंदर कवर कर, उसी संबंधित एएस है हमारा AS15। तो सुनो सर, बेनिफिट लिखा ना। अब बेनिफिट 4 टाइप के होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि बेनिफिट बताओ एम्प्लॉयर क्या देता है एज पर AS15। तो सुनो, जो बेनिफिट होता है वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है बेटा शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होता है? जैसे कि तुम मेरे पास काम करोगे तो मैं आपको पगार दूंगा, तो मेरे पास काम करोगे मैं आपको पगार दूंगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जैसे कि सैलरी दिया, वेजेस दिया, व्हाट इज पेड लीव, ये भी एक आपका बेनिफिट ही है ना। आप अपना परिवार के साथ मनाली छुट्टी पे शिमला मनाली घूम रहे हैं और आपको पगार चालू भी है, 10 दिन का पेड लीव दिया, ये भी एक बेनिफिट है, क्योंकि दूसरा कंपनी नहीं देती है। पेड लीव का मतलब आप 10 दिन छुट्टी पे रहो, आपको पगार मिल जाएगा, ये एक बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। दूसरा मेडिकल, आपका तबीयत खराब, कुछ कंपनी होती है अपना एम्प्लॉय का टेक केयर करती है। कल अगर कोई तबीयत खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत जाना, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो मेडिकल फैसिलिटी देती है। या वो भी नहीं दिए तो आप जाके इलाज करो, पैसा हमसे ले लेना, तो मेडिकल फैसिलिटी। तो बहुत सारे लोग ना दूसरा कंपनी छोड़ के हमारी कंपनी आ जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा टेक केयर करती है। बीमार कोई भी हो सकता है इंसान, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिकल। नेक्स्ट, हाउसिंग, फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, कार दे दिया। तो ये सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जब तक तुम मेरे एम्प्लॉय हो तब तक ये सब बेनिफिट मिलते हैं, शॉर्ट टर्म। अब आते दूसरा बेटा लॉन्ग टर्म बेनिफिट, में एक ही लिखा हूँ, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये क्या होता है सर? आजकल देखते हो जो लोग हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि एक तो भगवान ने उनको प्रॉब्लम दिया है। मैं खुद देखा हूँ, SBI में गया था, तो SBI में एक लड़की थी, ब्लाइंड थी, वो काउंटर पे बैठी थी और वो डेटा एंट्री कर रही है। मैं बोला यार ये लोग कैसे पास हो गए, नॉर्मल आँख जिसको वो नहीं पहुंच पाते, ये लोग कैसे पहुंच गए? तो वो क्या होता है, किसी भी सेक्टर में हैंडीकैप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाता है। अगर कोई हैंडीकैप रहेगा उसको पहले दे दो जॉब, तो एक बेनिफिट ही दे रहे हैं ना हैंडीकैप लोग को। नॉर्मल लोग को तो जो दे रहे हो तो दे रहे हो, लेकिन अगर सिंस वो हैंडीकैप है, कुछ प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, जैसे नॉर्मल लोग को हम टिकट वगैरह नहीं निकाल के देते, टिकट का पैसा नहीं देते, आप घर से इधर आते हो तो ट्रेन से जो भी आते हैं, लेकिन अगर वो हैंडीकैप रहेगा तो हम उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म है, जब तक तुम हैंडीकैप तो हमेशा रहोगे, लाइफ टाइम भगवान ने प्रॉब्लम दिया है, आपको एक बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ कंपनी है जो लंबे समय तक हैंडीकैप लोग को बेनिफिट देती है, वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का है, क्योंकि ये भगवान ने प्रॉब्लम दिया तो आपको बेनिफिट आपको दिया जाएगा, आपको हकदार है आप उस बेनिफिट के। ओके। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में क्या आता है, जैसे कि जब आप हमारे पास ज्वाइन कर लिए, हमारे पास काम कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप रिटायर हो गए तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो किसको दिया जाएगा? हम अपना एम्प्लॉय को देंगे, किसी बाहर वाले को नहीं देंगे, अपना एम्प्लॉय को देंगे ग्रेच्युटी, पेंशन। हाँ, दैट इज़ पोस्ट, प्री नहीं, पोस्ट। जॉब ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आप हमारे साथ लंबे समय तक थे, अभी आप एलिजिबल हो गए ग्रेच्युटी के लिए, पेंशन के लिए, मेडिकल केयर वगैरह जो भी है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। टर्मिनल बेनिफिट किसको बोलते हैं? कल कंपनी बंद हो गई,
एम्प्लॉय नहीं जॉब छोड़ के गए, कंपनी बंद हो गई, कंपनी बोलती है सॉरी, नोकिया कंपनी, तो अब सब एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए, तो कंपनी भरपाई करती है कि तुम जितना समय तक बेरोजगार रहोगे दूसरा नौकरी ढूंढ लेना, उसके लिए हम आपको पैसा, क्योंकि आपको अभी घर बैठना पड़े कुछ समय। रिट्रेंचमेंट बेनिफिट बोलते हैं उसको, रिट्रेंचमेंट में कंपनी बंद होती है। और वीआरएस में कंपनी है लेकिन एम्प्लॉय बोलता है हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाता है समय से पहले, तो एम्प्लॉयर खुश होकर उसको कुछ बेनिफिट देता है, उसको बोलते हैं वीआरएस। टैक्स में पड़े रहेंगे, कुछ लोग समय से पहले जॉब छोड़ देते हैं, नॉर्मली रिटायरमेंट का एज है 60, कुछ लोग उसके 55 की उम्र में जॉब छोड़ दिए, तो बॉस उनको पैसा देता है क्योंकि ये घर पे बैठेगा, बेरोजगार हो गया। तो ये टर्मिनल मतलब जिस दिन जॉब छोड़ते हो, हमारा आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, उस दिन आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो याद करो बेनिफिट क्या क्या थे, शॉर्ट टर्म थे, लॉन्ग टर्म थे, और कौन से थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और लास्ट में टर्मिनल बेनिफिट। फिर से बोले, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और टर्मिनल बेनिफिट। बेनिफिट में 4 बेनिफिट मिलता है। लेट अस स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। हमें अभी ये 2 चीज़ सीखना है बेटा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट संबंधित सीखना है, और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से संबंधित क्वेश्चन अपने को आने वाला है। तो सुनो शॉर्ट टर्म, बाकी नहीं है तो सुनो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट यहाँ लिखा हूँ, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है उसका लिखा हूँ। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट 2 होता है, एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है अगर वो बेनिफिट नहीं लोगे तो जमा होते जाएगा आपके नाम पे, दैट इज एक्यूमुलेटिंग। दूसरा होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग, ये जमा नहीं होता है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो लिखा व्हाट इज एक्यूमुलेटिंग, जो बेनिफिट है ना, जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, अगर आप नहीं लोगे तो आपके नाम पे ही जमा रहेगा, जैसे याद करो सैलरी में पड़े रहेंगे लीव इंकैशमेंट, जितने भी छुट्टी आपने नहीं लिया वो छुट्टी जमा होता है, आप एक ही बार जिस दिन रिटायर हो गया उस दिन उसका पैसा ले लेना है, एक्यूमुलेटिंग। तो एक्यूमुलेटिंग समझा कैरी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर पीरियड। नॉन एक्यूमुलेटिंग कुछ चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो कैरी फॉरवर्ड के अंदर भी 2 है, वेस्टिंग है कि नॉन वेस्टिंग। व्हाट इज वेस्टिंग, अगर आपको चाहिए तो आप उसका कैश ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कैश ले सकते हो। जैसे लीव, एग्जाम्पल लीव इंकैशमेंट, छुट्टी का पैसा आप मांगते हो, मेरे नाम पे रिटायर होने के टाइम पे कंपनी ने मुझे छुट्टी दिया था लेकिन मैंने नहीं लिया, तो 200 छुट्टी मेरे नाम पे था, तो मैंने पूरा छुट्टी को इनकैश कराया, मैंने पूरा छुट्टी गिराया, तो हर एक छुट्टी का पैसा मिला मुझे हॉलीडे का। तो वेस्टिंग का मतलब कैश पेमेंट फॉर अनयूज इंटाइटमेंट, हाँ, जो भी मैंने यूज़ नहीं किया उसका मुझे कैश दे दो सर जी। अच्छा, हर चीज़ का कैश नहीं मिलता है। नॉन वेस्टिंग, नो कैश पेमेंट फॉर द अनयूज इंटाइटमेंट, सुने, उसका कैश नहीं मिलता है। तो जैसे कि लेडीज़ लोग को मैटरनिटी लीव मिलता है, प्रेगनेंसी होगा तो आपको छुट्टी दिया जाएगा, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा। जब कभी भी आप प्रेग्नेंट हो गए शादी के बाद तो आपको छुट्टी का मिलेगा, लेकिन सोचो आपने शादी नहीं किया तो ये नहीं बोलना मुझे पैसा दे दो उसका, ये नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। ये तो आप शादी करोगे तो आपको जब बेबी कैरी करेंगे उस टाइम पे आपको छुट्टी दिया जाएगा, तो कुछ इसका पैसा नहीं मिलता है, समझे ना। तो नो कैश पेमेंट फॉर अनयूज इंटाइटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग में पैसा मिलता है कि पैसा नहीं मिलता है। सर ये क्या बोलना चाहते हो, बोला जो भी रहेगा ना, ये एक्यूमुलेटिंग हो नॉन एक्यूमुलेटिंग हो, कंपनी एस्टिमेट करती है कि कितना हमें देना पड़ सकता है और उसका प्रोविज़न करती है। क्या करते हैं, क्रिएट अ प्रोविज़न, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविज़न। अगर कंपनी को मालूम है हमें इतना देना है अपने एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म में, तो कंपनी उसका प्रोविज़न करती है। एग्जाम्पल करते हैं, ज़रा स्टडी मैट खोलें, AS 15 ढूंढो, चैप्टर नंबर 6 होगा। AS 15 ढूंढो, पहले स्टडी मैट ढूंढो। हाँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 खोलो जरा, पेज नंबर 6.7 पे क्वेश्चन नंबर 3 खोलो जल्दी। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, एंटिटी XY इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी 2 करोड़। ये कंपनी को अपना एम्प्लॉय को 2 करोड़ रुपए सैलरी देना है। इट इज़ एक्चुअली पेड सैलरी, उस 2 करोड़ में 1.9 करोड़ हमने दे दिया है 31 मार्च को, लेकिन बैलेंस हम अगले साल देंगे, क्योंकि वो होने के आउटस्टैंडिंग जैसा रहता है, ये महीने का पगार अगले महीने देंगे, वैसे ही तो कुछ पगार नहीं दिया है, मार्च का पगार नहीं दिया है, वो हम अप्रैल में देंगे। तो डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन 21-22 में कितना लिखे, द अमाउंट टू बी शोन थ्रू द बैलेंस शीट। तो सबसे पहला
हमारा खर्चा कितना 2 करोड़ है सैलरी, उस 2 करोड़ में हमने 1.9 करोड़ दे दिया, तो बेटा जितना तुमने दे दिया तो उसका एक ऐसा एंट्री मारा जाएगा, यहाँ लिख के दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना आपने दे दिया 1.9 करोड़ दे दिया, लेकिन जो आपने नहीं दिया वो आपका लाइबिलिटी, उसको भी तो लिखना पड़ेगा, उसका प्रोविजन करना पड़ेगा, प्रोविजन जो तुमने नहीं दिया। तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 0.1 CR। हम ये सिखा रहे हैं आपको, हम ये सिखा रहे हैं कि अगर जितना आपने नहीं दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो समझा? क्वेश्चन नंबर 3 का समझा? ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना, पगार देना एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। अगर मैंने पगार नहीं दिया तो मैं उसका प्रोविज़न करूँगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो भी होगा, एक्यूमुलेटिंग नॉन एक्यूमुलेटिंग, ये तो एक्यूमुलेटिंग है, मैं पगार नहीं दिया तो तभी देना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकता, तो उसका प्रोविज़न करने का। बोलो समझा? यस सर, अच्छे पढ़ाते हैं आप, थैंक यू। अब आते हैं अगला जो कंसेप्ट है, तो शॉर्ट टर्म। दूसरा आ जाओ, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। सर व्हाट इज़ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होता है, सुन लो। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यहाँ पर दिखा था, पोस्ट जो ग्रेच्युटी पेंशन जो जॉब के बाद आपको मिलेगा, ये इस कंपनी में रहोगे तो। जैसा कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं ना, जो कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, जो पहले ज्वाइंट हुए थे, एक बार ज्वाइन कर लिए, पता नहीं क्या पुण्य किए थे, पढ़ाएंगे कम, लेकिन जब रिटायर होंगे तो इनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो आ जाओ, पोस्ट ग्रेच्युटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन आजकल के जो लोग ज्वाइंट होते हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट परमानेंट बनाती नहीं, क्योंकि बोलते हैं लोग जल्दी मरते नहीं, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है, पेंशन स्कीम बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत पहले के लोग ज्वाइंट के, सरकारी नौकरी, पेंशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है। तो आ जाओ, ग्रेच्युटी नॉर्मल भी मिलता है, किसी भी कंपनी में 5 साल लगातार काम करे तो उसको ग्रेच्युटी मिलता है लॉ के हिसाब से, as per the ग्रेच्युटी एक्ट। तो सुनो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे आ जाओ। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में 2 होता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, DCP, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नहीं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और दूसरा होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, DBP, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या है, एक्चुरियन एक कोर्स होता है, ओके छोड़ो, हमारा वो टॉपिक नहीं है। एक्चुरियन रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन द एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के ऊपर आता है। एक्चुरियन रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है, इसका जो अमाउंट होता है ना, चेंज होते रहता है हर साल, तो उसका जो रिस्क है ना, वो एम्प्लॉय के ऊपर डाला जाएगा। एक्चुरियन रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन द एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड का पैसा, PF का पैसा, याद है ना, सैलरी में पड़े रहेंगे, एम्प्लॉयर भी जमा करता है, एम्प्लॉय भी जमा करता है। तो कल अगर कुछ अमाउंट कम ज़्यादा होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में, वो कंट्रीब्यूशन में कम ज़्यादा रहेगा, तो वो जैसा एम्प्लॉयर भी जमा करता है, एम्प्लॉय भी जमा करता है, तो कल अगर कुछ चेंजेस वगैरह होता है, वो उसका रिस्क किसके ऊपर फॉल किया जाएगा, एम्प्लॉय के ऊपर। बस इतना ध्यान देना, प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाला, नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, उसका जो चेंजेस होता है लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है ना, रिस्क, ये रिस्क है तो बोलता है वो फॉल ऑन द एम्प्लॉय। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है, जो भी AR मतलब एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क, एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क लिखा, एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल ऑन एम्प्लॉयर, ये बॉस के ऊपर ढकल दिया जाता है। ठीक है, ये जो चेंजेस होगा उसका रिस्क एम्प्लॉयर का। ठीक है, कंसेप्ट है। लेट अस स्टार्ट। अभी मैं कंसेप्ट बताऊंगी, सब नोट कर लिया, मैं हट जाऊं, ये नोट कर लिया आपने, ये ड्राइंग बना लो। बेनिफिट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है, इरेज करता हूं। अब इस AS में बेटा, इस AS में क्या बातें ध्यान देना है, अभी एक कंसेप्ट है, कुछ टर्म समझा के प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, 3 क्वेश्चन उससे संबंधित। ये पहला वैरायटी है जहाँ पर आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ये टर्म समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म है प्लान एसेट्स। किसको बोलते हैं, प्लान एसेट्स। प्लान एसेट्स क्या होता है, जैसे सुन लो, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। हाँ, एक होगा एम्प्लॉयर और होगा एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर
इस एक बहुत बड़ा फंड है, इसके अंदर जमा करता है, इसका बुढ़ापे के लिए कुछ जमा कर, जैसे इसने 100 रुपये जमा कर दिया तो एम्प्लॉय भी जमा करेगा 100 रुपया, ओके, जमा करते हैं। एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय का टेक केयर करेगा, वो उस फंड में जमा करेगा। इट कैन भी कोई भी फंड हो सकता है, हाँ। तो जो भी आप फंड जमा करते हो उसको बोलते हैं इनवर्ड। अभी फंड के नज़र सोचना है, ये ऊपर थोड़ा लिख दो, प्लान एसेट समझा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं प्लान एसेट्स। सुनो, जब आप जमा करते हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। इनके नज़र सोचो, ये पैसा जमा करते हो उसको बोलते हैं इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी मान पड़ा मेरे 100 एम्प्लॉय है, उस 100 एम्प्लॉय का मैं पैसा जमा करेगा, थोड़ा मैं जमा करेगा, थोड़ा एम्प्लॉय जमा करेगा, ये जमा करते रहते हैं। कुछ समय के बाद ये 100 में से 10 लोग छोड़ के चले गए, तो मैं उनका पैसा क्यों जमा करूं जब वो है ही नहीं। तो क्या करूंगा, जितना मैं उनका पैसा जमा किया है आज 2-3 साल में पहले, वो निकाल दूंगा उस फंड में से। तो जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं, इसमें से निकाल देंगे, पैसा निकाल के उसको देंगे, तो बोलते हैं बेनिफिट पेड। बेनिफिट पेड, सोचो हम लोग 60 रुपये निकाल लिए, तो एक कम निकालते हैं, जब कोई एम्प्लॉय हमें छोड़ के चला जाता है तो उसका पैसा हम निकाल देते हैं इसमें से। तो इस फंड में उसी का पैसा जमा किया जाएगा जो एम्प्लॉय हमारे पास कंटिन्यू काम करते हैं। तो बोलो, सुना, व्हाट इज प्लान एसेट? एम्प्लॉयर वो जो पीएफ ग्रेच्युटी में जो पैसे जमा करते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर भी जमा करता है, एम्प्लॉय भी जमा करता है, लेकिन इस फंड का यूज़ कब करेंगे? अच्छा, इस फंड पे ब्याज भी मिलता है, तो ये फंड पे ब्याज मिलने से फंड आपका बढ़ते रहेगा। गवर्नमेंट के पास जमा होता है तो ये फंड के ऊपर ब्याज ही मिलेगी। जैसे एम्प्लॉयर ने दिया, एम्प्लॉय ने दिया, तो इस फंड पे ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कब से ब्याज पे ब्याज लगते जाएगा। आपका पैसा है, उस पर ब्याज लगेगा, फिर आपका आएगा, फिर उसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो ऐसा बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएगा। और मिलता कब है? जब आप रिटायर वगैरह हो जाएंगे तो आप वो एलिजिबल हो जाते हो, फंड आपको दिया जाता है। लेट अस स्टार्ट। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वही पढ़ना। लगातार 3 क्वेश्चन इससे संबंधित करेंगे हम लोग। ये पहला वैरायटी जहाँ पर आपको एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न सर्च करना है। मैं जो क्वेश्चन बोलूँगा वो पेज खोलो, क्वेश्चन नंबर 7 ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, पेज नंबर 6.17 है मेरा, 6.17। क्वेश्चन नंबर 7 सर्च करो। स्टार्टिंग का इलिस्ट्रेशन 7, आई रिपीट इलिस्ट्रेशन, नॉट टेस्ट योर नॉलेज नहीं, टेस्ट योर नॉलेज वाला नहीं, इलिस्ट्रेशन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग का। मिला सबको? यस सर, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। ऑन 1 अप्रैल 2021 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स 1 लाख का है। हम लोग उस फंड में जमा कर रहे हैं, 1 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेंशन प्लान, समझ में आ रहा है? पेंशन प्लान के तहत हम पैसे जमा कर रहे हैं ऑफ जेड लिमिटेड, जीलॉस लिमिटेड। ऑन 30 सितंबर 6 महीने के बाद द प्लान्ड पेड द आउट बेनिफिट 90,000। कुछ लोग हमको छोड़ के चले गए होंगे तो उनका पैसा हमने उस फंड में से निकाल लिया 19,000। तो बोला है प्लान्ड पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000 एंड रिसीव इनवर्ड कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग और ये साल ज्वाइन किए रहेंगे और ये साल का तो कंट्रीब्यूशन जमा करूंगा, तो 49,000 और जमा किया और 19,000 उस फंड में से निकाल लिया। ऑन 31 मार्च फेयर वैल्यू ऑफ द 31 मार्च मतलब क्लोजिंग दिया 1.5 लाख रुपए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाज 149,920। प्रेजेंट वैल्यू दिया है, हमें उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन ऑन 31 मार्च वाज 600। नीचे आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2021 कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द मार्केट स्टडी अंडरस्टैंड एंड प्रिवेलिंग प्राइस। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का रेट है 9.25, रियलाइज गेन और लॉस दिया 2%, फंड एडमिनिस्ट्रेशन 1% माइनस में। आपको वो सब क्रॉस कर दो, वो सब नहीं देखना है, सीधा लास्ट वाला देखना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 10.25। साइड में लिखो जो 10.25 ना कंपाउंड इंटरेस्ट है, लिखो 10.25% दिख रहा है। उसके बाद में लिखो कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पे ब्याज मिलता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 10.25, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, 2 चीज़ आपको सर्च करना है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट।
ठीक है, आप जो पैसा लगा रहे हो उस पर एक्सपेक्टेड कितना था और एक्चुअल कितना था। तो पहला अपन एक्चुअल पता लगाएंगे। एक्चुअल मतलब जो आप पैसे जमा कर रहे हो उसी को देख के हम बना रहे। तो सुनो, मैं ड्राइंग को तो समझाता हूँ, ऐसे ही करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे रहे, जरा ध्यान देना। सबसे पहला ये देखो, पहला बेटा जो 1 अप्रैल 2021 दिया है, 1 अप्रैल 2021 को उस एसेट्स में कितना पैसा था, प्लान्ड एसेट्स में 1 लाख रुपया था, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं 30 सितंबर को क्या हुआ, 30 सितंबर को क्या हुआ, पढ़ो, इन्होंने बेनिफिट पे किया, बेनिफिट पेड किया, तो बेनिफिट पे किया तो माइनस होगा, पहला कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 49, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ, इनवर्ड प्लस होगा, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ कितना 49,000 का इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ, और बेनिफिट पेड किया, बेनिफिट पेड, तो बेनिफिट कितना पे किया 19,000 पे किया, तो 19 माइनस होगा, तो नेट ऑफ फंड कितना से बड़ा होगा बेटा 30,000 से बड़ा होगा, बरोबर क्या। पहले से 1 लाख था, उसमें 49 और 30 सितंबर को ऐड किए 19,000 निकाले, तो नेट फंड 30,000 से बड़ा रहेगा। और क्लोजिंग कितना दिया 31 मार्च 2022 का, क्योंकि 21-22 का कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 का बेटा क्लोजिंग कितना दिया है, 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग दिया है करीबन 31 मार्च को 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रुपया हो गया इस फंड में। तो आ जाओ कैसे प्रेजेंट करना हम आपको बताते हैं, बना लेना। तो सबसे पहला हमें सर्च करना है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान्ड एसेट्स कितना मिला, तो एक्चुअल रिटर्न, तो ध्यान देना कैलकुलेशन ऑफ, यही बना दो फिर इसी को इरेज करके करूंगा, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न कितना मिला अमाउंट में हम अभी पता लगाते। तो ये बताओ फेयर वैल्यू, सुन रहे हो, फेयर एंड लवली नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ द asset, fair value of the plant asset, fair value of plant assets, fair value of plant assets कितना है ध्यान देना, इजी है, जैसे बनाऊंगा एकदम वैसे ही बनाना। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स कितना है 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख रुपया था, हाँ सर। इसके बाद बढ़ोतरी हुआ, थोड़ा कम भी हुआ, तो क्या करेंगे ऐड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, ऐड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 49,000 का इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ। और इस फंड में से निकाला गया पैसा बेनिफिट पेड, बेनिफिट पेड, अच्छे से रट्टा मार लो, 19,000 पेड किया, तो बेटा ये ऐड होगा या लेस होगा, तो फंड का बैलेंस कितना बचना चाहिए ऐड लेस करो तो 1,30,000 होना चाहिए, चेक कर लो। अरे 1 लाख पहले का 30,000 बढ़ा, लेकिन ये 1,30,000 का डेट क्या आना चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑन 30 सितंबर होना चाहिए, लेकिन यही कंटिन्यू आना चाहिए, लेकिन आपको फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च 2000, मतलब 31 मार्च को भी यही दिखना चाहिए। तो 31 मार्च 2022 को उसका बैलेंस 1.5 लाख है, तो बताओ कितना रिटर्न मिला, 1/30 का 1.5 लाख हुआ, तो कितना रिटर्न मिला 20,000 रिटर्न मिला। इसको बोलते हैं एक्चुअल, रियल में मिला, उस फंड का बैलेंस 1.5 लाख हो गया अचानक 31 मार्च को, मतलब रिटर्न मिला हमको, एक्चुअल रिटर्न। बोलो समझा एक्चुअल रिटर्न किसको बोलते हैं, एक्चुअल रिटर्न मतलब वो फंड में अचानक 1.5 लाख कैसे हो गया, तो रिटर्न मिला होगा। बोलो समझा, फिर से बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एसेट 1 लाख, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऐड करना, बेनिफिट पेड लेस करना, तो 30 सितंबर का हम हिसाब किताब कर रहे हैं घर बैठे 1,30,000 होना चाहिए, लेकिन वो अचानक एक दिन फंड चेक किया तो 1,50,000 हो गया, मतलब 20,000 रिटर्न मिला होगा। अरे ब्याज मिला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज मिला होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्या पूछा, लोग पूछेंगे आपसे एग्जाम में कि बोलेंगे ये तो हो गया एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, एक्सपेक्ट। अभी वो जो बॉक्स है ना शैडो कलर का, उसमें देखो लास्ट में लिखा है एक्सपेक्टेड रेट इज 10.25, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10.25। तो ध्यान देना, हम अभी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब वो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। मैंने एक बात बोला आपको, वो जो रिटर्न है ना 10.25 वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट साल का है, हमें 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 6 महीने कैसे निकालोगे जरा ध्यान देना, 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, पहले साइड में कर रहा हूँ जरा ध्यान देना,
कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ऑफ 6 मंथ निकाले, तो ये बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 ऐसी दिया है ना, 10.25 पर एनम दिया है, हमें इसमें से 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 6 मत कर देना, गलत होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालने के लिए फॉर 6 मंथ का निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, रूट ऑफ 1 प्लस आर, रूट ऑफ 1 प्लस आर माइनस 1 करने का, ठीक है, 6 मंथ का निकालने के लिए। तो रूट ऑफ 1 प्लस आर लो, आर मतलब रिटर्न, तो रूट ऑफ 1 प्लस आर रिटर्न, ये रिटर्न साल का है, तो 10.25 को ऐसा लिख सकते हैं, 10.25 परसेंटेज है तो 0.1025 माइनस 1 बाहर है, तो प्लस करो 1 प्लस 0.1025 प्लस किया, कितना है 1.0, अभी रूट बटन दबाओ, कितना है 1.05, इसका आंसर है 1.05 माइनस 1 करो, माइनस 1 आंसर आएगा 0.05 मतलब 5%, 5% डायरेक्ट 6 मंथ का है, 6 मंथ का, समझ में आ रहा है। ये साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इतना लगेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन वैसी कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ का, सुने 6 मंथ का डायरेक्ट है, ये साल का था, तो 6 मंथ का कितना आएगा 5%। तो सुन लो, अब हमें देखना है रिटर्न निकालना है, तो बेटा ये देखो, ये जो 1 लाख है, ये 1 लाख पूरा साल भर यूज़ हुआ, ये 1 लाख पूरा साल भर यूज़ हुआ, और ये 30,000 केवल 6 मंथ था उस फंड में, ये 1 लाख तो पूरा साल भर था, तो जो 1 लाख है ना, 1 लाख, इसके ऊपर 10.25 परसेंटेज, इसीलिए डिवाइड बाय 100, ये पूरा साल का, तो 1 लाख इंटू 10.25%, आंसर आता है 10,250, ये मैं एक्सपेक्ट करता है। एंड बीच में फंड बढ़ा और कम हुआ, तो नेट कितना से बढ़ा, 30,000 से बढ़ गया, तो 30,000 से जो बढ़ा है ना, इसके ऊपर 10.25 मत लगाना, वो तो साल का है, 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट है 5%, 6/12 मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 6/12 किया है, तो 30,000 का 5%, आंसर 1,500, तो ये है एक्सपेक्टेड, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग 10,250, आंसर 11,750, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था 11,750, लेकिन गवर्नमेंट ने उस खाते में दे दिया 20,000, बोलो समझा, मैच हुआ आंसर स्टडी मैट के साथ, तो खुश हो जाओ। एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, फर्स्ट वैरायटी, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे बताओ एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, समझा। अच्छे से वीडियो को फिर से देखो, 300 बार देखो, लेकिन प्लीज़ अच्छे से याद कर लो, नहीं तो ऐसे मौका देती फिर से 6 महीने के लिए। तो एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, समझा। क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया। एक क्वेश्चन करते हैं ऐसी। अब एक काम करो, प्रैक्टिस वो लास्ट के पेज खोलो ना, टेस्ट और नॉलेज में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है, टेस्ट और नॉलेज प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। 9 जल्दी आपको करने का है, ऐसे खुद कर सकते हो। 9 पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। सेम क्वेश्चन, नंबर चेंज से दिया है, बोलता है एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। इरेज कर दूँ, ये तो आंसर है, ये रफ वर्किंग है कि 6 मंथ कैसे निकाला। क्लियर, आंसर समझा अच्छे से। इरेज करता हूँ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट पढ़ते हो, थोड़ा ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान्ड एसेट ऑफ अनुपम लिमिटेड इज 2 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल, यहाँ उसका फेयर वैल्यू कितना था, 2 लाख रुपया था। प्लान्ड एसेट्स का 2 लाख रुपया उस फंड में है, समझा। फिर बोलता है 30 सितंबर को हमने बेनिफिट पेड किया, 25,000 पे किया, माइनस होगा। और कितना कंट्रीब्यूशन किया, 55,000 कंट्रीब्यूशन किया, समझाओ। और 31 मार्च को फेयर वैल्यूज एसेट का 3 लाख है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जुग जुग जियो। तो आ जाओ,
एक्चुअल रिटर्न कितना मिला, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एसेट 1 अप्रैल को 2 लाख था। इनवर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हुआ उस फंड में जमा हुआ 55,000, इस फंड में से निकाला गया क्योंकि कुछ लोग हमको छोड़ के बहुत दूर चले गए तो लेस होगा। तो 30 सितंबर को फेयर वैल्यू कितना आना चाहिए, तो प्लांट एसेट्स का एड लेस करो तो 30 सितंबर को आना चाहिए आंसर, माइनस करो 2 लाख प्लस 55,000 माइनस 25,000, तो 2,30,000 होना चाहिए था उस फंड का कीमत। लेकिन हमें 31 मार्च को हम चेक किए इस फंड का बैलेंस कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। तो बोलो माइनस कर दो, व्हाट इज द एक्चुअल रिटर्न 70,000, बोलो समझा, आ गया आंसर। अब आते हैं एक्सपेक्टेड, बताओ लोगों ने रेट दिया है परसेंटेज, सीधा लास्ट वाला चेक करने का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10.25, कंपाउंड सेम है 10.25 सेम डाला लोग ने। तो आ जाओ, तो इसका मतलब जो 2 लाख के पूरा साल भर यूज हुआ तो 2 लाख पे ब्याज पूरा मिलना चाहिए, तो 2 लाख के ऊपर 10.25, लेकिन उसके बाद ये 55 माइनस 25, तो नेट फंड कितना से बढ़ा, 55 माइनस 25, 30,000 से फंड बढ़ा, 30,000 से फंड बढ़ा, तो 30,000 केवल 6 महीना यूज हुआ, तो उसके ऊपर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने का लगाया जाएगा। तो 30,000 के ऊपर, बोलो समझा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। तो 2 लाख के ऊपर 10.25 परसेंटेज 20,500, 20,500 ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 30,000 के ऊपर 5% 1,500, तो प्लस कर दो, आंसर 22,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिला कितना 70,000 मिला एक्चुअल रिटर्न, रियल में जो मिला दैट इज एन एक्चुअल। देखो आप सपना बहुत देखते हैं, ये करने का वो करने का एक्सपेक्टेशन, मेरा तो सपना है रैंक मारने का सीए इंटर में, लेकिन यार रियलिटी कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है ना, जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्चुअल में मिला। ओके नेक्स्ट, तो 2 क्वेश्चन हो गए इससे संबंधित। ऐसे एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन देखो, 8 वाला उसी में, उसके पहले का पेज, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स द डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 2,80,000, फेयर मार्केट वैल्यू 11,40,000 है, और प्लान्ड एसेट्स का ओपनिंग दिया 8 लाख, सुन रहे हो, ओपनिंग है 8 लाख, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 2 लाख, को कुछ बेनिफिट पेड किया है क्या? ओके, हम वो कैलकुलेशन करेंगे। फेयर वैल्यू है 8 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2,80,000, हाँ ऊपर बोल्ड में गलती से हाईलाइट कर दिया, बेनिफिट पेड इज 2 लाख, ठीक है। तो कुछ नहीं, उसमें केवल इतना ही बनाना है इस क्वेश्चन में। फिलहाल इरेज कर दूं, यस सर, ये भी इरेज कर देता हूँ। ये समझ गया ये वाला वैरायटी, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने कैसे निकालेंगे, समझा? यस सर, शाबाश। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में केवल यही बनाना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, लगातार हमने 3 क्वेश्चन किया इस वैरायटी का, जहाँ पर आपको एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो फेयर वैल्यू तो प्लांट एसेट बताओ 1 अप्रैल 2021 को 8 लाख रुपया था, समझा? उसके बाद बोलता है इनवर्ड कंट्रीब्यूशन हुआ कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2,80,000, फंड बढ़ गया, लेकिन बेनिफिट हमने पेड किया 2 लाख, वो लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, तो नेट 8,80,000 होना चाहिए। ये साल का आखिरी का ही दिया पूरा, सुने तो बीच में सितंबर वगैरह नहीं आना चाहिए। हाँ, फेयर वैल्यू द एसेट ऑन 31 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8,80,000, 8 इसको नाम मत लिखो, तो 8,80,000 होना चाहिए, लेकिन फेयर वैल्यू तो प्लांट एसेट दिया है ना, कितना दिया है 11,40,000 है, तो बताओ एसेट्स कितना से बढ़ गया, द डिफरेंस 8,80,000 माइनस आंसर 2,60,000 था, द 2,60,000 इज द एक्चुअल रिटर्न। 4 मार्क के लिए पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, समझा? अब आते हैं सेकेंड वैरायटी जो एग्जाम में आता है। फर्स्ट वैरायटी समझ गया अच्छे से, मुझे पानी पीने दो। अब आते हैं बेटा सेकेंड वैरायटी। सेकेंड वैरायटी है ना परसेंटेज वाला, तो पहले परसेंटेज वाला सिखा दूं, फिर उसके बाद थर्ड वैरायटी कराता हूँ। सेकेंड वैरायटी में कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 खोलो, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9, सर्च, ये हटा दूँ सब,
स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, एक अलग हटके वैरायटी, या तो ये पूछ लेंगे एग्जाम में। तो सुनो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्प्लॉय रोशन, मिला क्या, जल्दी ढूंढो, मेरा पेज नंबर 6.19 है। एन एम्प्लॉय रोशन हैज़ ज्वाइन द कंपनी इन द ईयर 2021 पकड़ेंगे इसको, 2021 में ज्वाइंट हुआ। उसका पगार कितना है मालूम है साल का, 14,90,210 है। ठीक, एक आदमी ज्वाइंट हुआ रोशन, उसका पगार 14,90,210 है, साल का पैकेज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एग्जाम्पल था। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू गिव लमसम पेमेंट 25% लास्ट ऑन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विस इफ द एम्प्लॉयर रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 ईयर सर्विस। व्हाट ए पॉइंट, क्या बोल रहा है रोशन ना, लगातार अगर 5 साल काम करता है हमारा कंपनी में, तो कंपनी उसको रसगुल्ला खिलाएगी ना, कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट देगी, 25% देगी उस टाइम पे जो पगार रहेगा उसका। सुनो क्या बोलता है, वो भी आपको हर साल दिया जाएगा, आप इंग्लिश नहीं पकड़े। लमसम दिया जाएगा 25%, लास्ट ड्रॉन सैलरी, आज से 5 साल के बाद जो तेरा साल का पगार रहेगा ना, उसका 25% निकाल और तेरे को हर साल देंगे। ईच कंप्लीटेड ईयर, हर साल का उसको 25% दिया जाएगा, हर साल का 25% दिया जाएगा। वो भी कब दिया जाएगा, अभी नहीं देंगे, 5 साल के बाद देंगे। ओके, सेकेंड पैराग्राफ बोलता है, अच्छा वो बोलता है रोशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका सैलरी हो तो रोशन को हर साल 10% से बढ़ाने का ही बोला है। द कंपनी हैज इंडिक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इट एक्सपेक्टेड दैट ही विल कंप्लीट। कंपनी को लग रहा है कि रोशन ने 5 साल कंप्लीट करके जाएगा, तो मतलब जो चीज़ आपको भविष्य में नजर आ रहा है उसका प्रोविजन कर दो। What is the amount the company should charge in the P&L account every year at a cost of the defined benefit obligation? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी होता है लेकिन एक बेनिफिट देने वाला ऑब्लिगेशन है। हाँ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर एज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट इज 8%। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो पगार है ना, उसका वो कैसे बोला है, उसका जो पगार है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर जी, रोशन वाला कर रहे हैं, रोशन सर्च करो, रोहन नहीं रोशन, क्वेश्चन नंबर 9 रोशन नाम लिखा रहेगा, रोशन वाला एग्जांपल। तो सुनो, रोशन को जो पगार है ना साल का है 14,90,210, हाँ 14,90,210 साल का पगार है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। 5 साल रोशन को हर साल 10% से बढ़ाएंगे पगार, जो भी उसका पगार रहेगा। अभी जो पगार रहेगा उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 10%, उसके ऊपर 10%, ऐसे 10% बढ़ाते जाने का। तो 5 साल के बाद उसका पगार कितना होगा, तो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना आएगा इसका ध्यान देना। एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी, एक्सपेक्टेड लास्ट ड्रॉन सैलरी, 5 साल के बाद कितना सैलरी ड्रॉ करेगा, लास्ट ड्रॉन सैलरी कैसे निकालोगे। वो तो ये जो 14,90,210 है ना, ये हर साल बढ़ेगा 10% से बेटा, 10% से बढ़ेगा। यस सर, 5 बार 10% से बढ़ाएं, हाँ पहला साल बढ़ाएं, अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाएं। तो क्या करने का, इसको 110% निकालने का, 110%। फिर जो आंसर आएगा उसका 110%, फिर उसका आंसर जो आएगा उसका 110%, फिर उस जो आंसर आएगा उसका 110%, और जो आंसर आएगा उसका 110%। 5 साल का 1 2 3 4 5 जो भी आंसर आएगा करीबन इतना आएगा, 24 लाख। चेक कर लो, मतलब आज से 5 साल के बाद, मतलब 5वां साल में उसका पगार ना 24 लाख रहेगा। सुन रहे हैं, हर साल उसका पगार 10% से बढ़ेगा जैसे उसका 1 साल हो जाएगा। तो जब उसका स्टार्टिंग उसका पगार इतना था तो 1 साल के बाद 10% से बढ़ जाएगा, फिर 10% से 10% से, तो लास्ट में भी वापस 10% से बढ़ेगा। उसी भले हमें यहाँ नहीं लिखा 10, लेकिन समझा करो ना, जैसे मेरे 1 साल होएगा 10% से बढ़ेगा। मतलब ये स्टार्टिंग में उसका पगार इतना था 149,020, सॉरी 1 0 कम हो गया, 149,020, तो बीच में 10% से बढ़ेगा ना साल का आखिरी को, यहाँ पर 10% से बढ़ेगा, फिर यहाँ पर 10% से बढ़ेगा, बरोबर, फिर यहाँ 10% से बढ़ेगा साल का आखिरी को, फिर यहाँ 10% से बढ़ेगा,
ड्राइंग समझा? यहाँ 10% से बढ़ेगा, हो गया खुश। 1 2 3 4 5। तो जैसे साल का आखिरी होगा तो आपका पगार 10% से बढ़ेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ जिस दिन वो छोड़ के जाएगा तो वापस 10% बढ़ेगा। अभी उसके ऊपर रुकना है कि नहीं रुकना है। तो इतना रहेगा, साल का आखिरी को उसका पगार 24 लाख रहेगा। ओके, अब क्या करना है, ये जो बोलते हैं 24 लाख है ना, उसका 25% निकाल, उसका 25%। तो उसका 25% निकालना है। बोलता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना आएगा? 24 लाख जो तेरा पगार है ना 5वां साल का, उसका 25% तुझे दिया जाएगा। उसका 25% निकालो। 24 लाख का 25%, 24 लाख का 25%, आंसर आता है 6 लाख। ये 6 लाख तुझे हर साल दिया जाएगा। तो 5 साल का कितना दिया जाएगा? 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का 30 लाख तुझे दिया जाएगा। 5 6 30, बोलो समझा? हर साल का 6 लाख दिया जाएगा। तो 5 साल का 30 लाख, मतलब पगार के अलावा, आई रिपीट, पगार के अलावा, समझा? मतलब कंपनी को पूरा मिला के आज से 5 साल के बाद रोशन को 30 लाख रुपए देंगे लमसम। ये रहा सूटकेस, 30 लाख रुपए भर के देंगे, 30 लाख रुपया। ये कंपनी का पॉलिसी है, मैं क्या कर सकता है सर? ऐसे कोई कंपनी ने तो हमको ये बता दो। तो आ जाओ, तो 30 लाख रुपए देंगे। अब आ जाओ, पहला सवाल ये है, कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट क्या रहेगा? करंट सर्विस कॉस्ट, तो ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ, अब थोड़ा शॉक लगेगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट सर्विस कॉस्ट, करंट, क्योंकि जो 30 लाख हम भविष्य में देने वाले, तो आज का बात करो। तो ईयर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% वाला लेना है, और करंट सर्विस कॉस्ट। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5, ठीक है। हर साल का मैं आपको 6 लाख दूंगा, ये 6 लाख, हर साल का 6 लाख दूंगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर नॉर्मल नहीं लिखने का, उल्टा लिखने का, कारण बताता हूं। जब आप देखो, ये हटा दूंगा लिख क्या, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर एंड, फर्स्ट ईयर का आखिरी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। जब आपका 1 साल होगा, देखो हम पूरा आपको आखिरी में देंगे, ये तो मालूम है ना, हम पूरा आपको आखिरी में देंगे, वो भी सूटकेस में देंगे भर के आपको। लेकिन मेरे को बताओ, आप जो है 6 लाख देने वाले हो, या आज थोड़ी ना देने वाले हो, ये जो 6 लाख है ये तो आप भविष्य में देने वाले हो। ये जो 6 लाख आप देने जा रहे हो भविष्य में देने वाले हो। तो उसका जो डिस्काउंटिंग है, अभी इसका लाइफ कितना, जैसे 1 साल हो जाएगा तो 4 साल ही बचा है। 4 साल के बाद देना है। बैलेंस पीरियड कितना बचा है? 4 साल बचा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कितना बचा हुआ है, कितना ईयर बचा हुआ है, तो ज़रा डिस्काउंटिंग रेट चेक करो, डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया है। हाँ देखो, ऐसा लिखा है, एक्चुअली डिस्काउंटिंग रेट ऐसा रहता है 1, 0.926, 0.9 कम होता, धीरे धीरे कम होता, लेकिन यहाँ एक्चुअली उल्टा क्यों लिखा है सर? उल्टा क्यों लिखा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जैसे आपका 1 साल हो जाएगा, ये 6 लाख है, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, ये आपको 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और ये 6 लाख, ये हम आपको एक ही बार 5 साल में पे करेंगे। और जो डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है वो देखो, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रहेगा, ES 19 अगर पढ़ा रहेगा, तो हम लोग फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, उल्टा जाते हैं, फ्यूचर को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, सब पैसा मैं आगे देने वाला, इधर नहीं देने वाला हूँ। तो जो डिस्काउंटिंग है 4th ईयर का, डिस्काउंटिंग है 0.735 बोल रहा हूँ मैं। ये जो मैं पैसा दूंगा 4th ईयर में दूंगा, तो 4th ईयर का जो डिस्काउंटिंग है 0.735, ठीक। 4 ही साल बचा है ना, 1 2 3 4, और 4th ईयर का डिस्काउंटिंग ये,
मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो पैसा है जब मैं दूंगा तो उस टाइम पे 4 ईयर बचा रहेगा, 4th ईयर 4 ही साल बचा, 1 2 3 4, तो चौथा साल का जो डिस्काउंटिंग है 4th ईयर का डिस्काउंटिंग लगाने का इस पर। ये जो मैं पैसा दूंगा अभी कितना बचा है पीरियड, 3 साल बचा, तो 3 साल के बाद का डिस्काउंटिंग लगाएंगे इसके ऊपर, तो 0.794। समझाए क्यों लिखा, 4 ईयर लेफ्ट, 4 साल बचा है, तो चौथा साल का डिस्काउंटिंग लगाना है। ये जो 6 लाख दूंगा आपको मैं, ये जो 6 लाख दूंगा कितना टाइम के बाद दूंगा, 1 2 3 साल के बाद, और तीसरा साल का जो डिस्काउंटिंग है 0.794 है। ये जो 6 लाख दूंगा 2 साल के बाद दूंगा, तो सेकेंड ईयर का जो डिस्काउंटिंग है 0.857 होगा, और ये 1 साल के बाद दूंगा तो 0.926, और ये वो उसी साल दूंगा तो उसमें कोई ईयर नहीं होता, वो तो उसी साल देंगे, तो उसका डिस्काउंटिंग 1 ही होता है। अब इसको इंटू करोगे तो आंसर आएगा 4,41,000, 4,76,400, 5,14,200, 5,55,600 और 6 लाख। इसको बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। बोलो समझा? मैं कोशिश की आपको समझाने का, ये भाई साहब उल्टा क्यों लिखा, तंगड़ी ऊपर मुंडी के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ये हम आज नहीं दे रहे, ये आपको 4 साल के बाद देंगे, तो 4 साल के बाद वाला डिस्काउंटिंग, ये बोलने के लिए 6 लाख है, लेकिन जब 4 साल के बाद दोगे तो 6 लाख थोड़ी ना होगा। 4 लाख के 6 साल के बाद दोगे, 4 साल के बाद तो 6 लाख थोड़ी ना होगा, तो रियल में उसका कीमत और कम हो गया रहेगा, डिस्काउंटिंग किया उसको। मतलब रियल में तुम इतना ही प्रोविज़न करना, बाकी तो हम ब्याज पे ब्याज लगाएंगे उसके ऊपर 8% के हिसाब से। तो करंट सर्विस कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, उसका पूछा है इंटरेस्ट कितना शो करेंगे, ये पैसा तो मुझे देना है, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना शो करेंगे हर साल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना चार्ज करेंगे, तो सुनो, एक होगा ईयर, अभी इसमें समझेगा, एक होगा ओपनिंग बैलेंस, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 8% के हिसाब से, तो और ये वाला करंट सर्विस कॉस्ट, और एक आएगा क्लोजिंग बैलेंस। एक काम करो बेटा, सबसे पहले जो करंट सर्विस कॉस्ट है लिख दो 1 2, एक लाइन छोड़ के लिखो 4 5। करंट सर्विस कॉस्ट ये वाला पहले कॉपी पेस्ट कर दो, 4,41,000 हमें देना है 1 साल का आखिरी को। ये सेकेंड ईयर का 476,400, ये थर्ड ईयर का 514,200, इसका 5,55,600, और ये 6 लाख लास्ट ईयर में देना है। सुनो, ओपनिंग नहीं है, पहला ब्याज था ही नहीं, तो ओपनिंग ब्याज कैसे मिलेगा, तो ये ऐड करने का, तो क्लोजिंग कितना हुआ 4,41,000, ये क्लोजिंग सेकेंड ईयर का बनेगा, ओपनिंग 4,41,000, ये ब्याज है ना इस पे लगाने का साहब, इस पे लगाने का, जो 4,41,000 है पूरा साल भर है आपके पास, तो उस पर ब्याज मिलेगा। फंड कहाँ जमा करेंगे कंपनी, तो 4,41,000 पे उनको 8% ब्याज मिलेगा, तो 4,41,000 के ऊपर 8% आएगा, थर्ड चेक कर लो 35,280। अब ये प्लस करने का, देखो ये पहले से बैलेंस था, उस पर ब्याज मिलेगा पूरा साल भर का, और साल का आखिरी को मैं सेकेंड ईयर का इतना जमा करेगा, सेकेंड ईयर का इतना जमा करेगा रियल में, तो एडलेस करो, सब प्लस करो, 4,41,000 प्लस 35,280 प्लस 476,400, तो फंड का क्लोजिंग होएगा 952,680। चेक कर लो, 952,680 क्लोजिंग है, ये बनेगा ओपनिंग 952,680, फिर ये पूरा साल भर था, तो उस पर 8% ब्याज मिलेगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 8% ब्याज आएगा 76,214। तो ये तीनों प्लस करो, और थर्ड ईयर में जमा करोगे इतना, तो फंड में पैसा कितना हो जाएगा 952,680 प्लस 76,214 प्लस 514,200, तो 15,43,094। ठीक, ये बनेगा ओपनिंग 15,43,094, इसके ऊपर ब्याज मिलेगा आपको,
इसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा। 1 2 3 4 4 8, अभी प्लस कर दो तीनों, 1543094 प्लस 12344 प्लस 555600, तो 222142, ये ओपनिंग बनेगा 22,22,142। इस पे ब्याज मिलेगा 8%। आंसर आएगा 17। मत लिखना, क्यों मालूम है, लास्ट में 30 लाख हमें देना है, तो एक्यूरेसी के लिए राउंड ऑफ किया, तो ये बैलेंसिंग फिगर पकड़ लेना। हाँ, हमें 30 लाख चाहिए, तो 30 लाख में से 222142 माइनस कर दो और 6 लाख माइनस कर दो, तो ये इसको बैलेंसिंग फिगर पकड़ना, ब्याज मत निकालना। सुन रही है क्या? हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर है। हो गया, लास्ट में 30 लाख हो जाएगा। मतलब कंपनी हर साल इतना इतना जमा करेगी, इतना इतना जमा करेगी किसी फंड में, और उस फंड पे 8% का ब्याज मिलेगा, तो 5 साल के बाद 30 लाख हो जाएगा। रोशन को हम 30 लाख दे देंगे, रोशन को हम 30 लाख दे देंगे। अगर महंगाई 8% के सबसे बढ़ेगा, या कोई फंड के ऊपर ब्याज हमको 8% मिलेगा, तो हम इतना इतना हर साल जमा करेंगे और बरोबर 30 लाख हो जाएगा। ये ट्रिक है। बोलो समझा अच्छे से? तो क्या कैलकुलेट किया, पहला साल का 5 साल का, तो उसका पगार 24 लाख होगा। 24 लाख का 25% निकाला तो 6 लाख। कंपनी बोलती है हर साल का तेरे को 6-6 लाख देंगे, मतलब 5 साल का 30 लाख देंगे लास्ट में। फिर ये निकालना करंट सर्विस कॉस्ट, ये कैसे निकालना है, 6-6 लाख आप हर साल दोगे, 1 साल का आखिरी के बाद आप 6 लाख जमा करोगे, 6 लाख 6, लेकिन ये 6 लाख आपको अभी थोड़ी ना देने का है, ये 6 लाख तो आप लास्ट में दोगे, मतलब इसके अंदर ब्याज इंक्लूड है। तो उल्टा जाने के 6 लाख आज से 4 साल के बाद दोगे, तो चौथा साल का डिस्काउंटिंग। ये जो 6 लाख है आप 3 साल के बाद दोगे, तो 3 साल का, क्योंकि अभी यहाँ से 3 साल ही बचा है, तो तीसरे साल का डिस्काउंटिंग। यहाँ से 2 साल बचा, तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग। समझ गया। और लास्ट का 6 लाख तो वही साल दूंगा, तो फिर उसका डिस्काउंटिंग बनी रहेगा। फिर ये करंट आएगा तो लिख दो, बाद में ब्याज मिलेगा, ओपनिंग इंटरेस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, क्लोजिंग में, तो ओपनिंग में ब्याज मिलेगा, तीनों प्लस करना तो क्लोजिंग मिलेगा। सॉल्व करते हैं ना, आंसर आएगा। ओके, तो सेकेंड वैरायटी समझा? मैं हटता हूँ, लिख लो अच्छे से पॉज करके। अब आते हैं हम तीसरा वैरायटी कराने जा रहा है, आपको इरेज कर देता हूँ। थर्ड वैरायटी AS 15 का, ये सेकेंड वैरायटी है, जहाँ पर आपको करंट सर्विस कॉस्ट और हर साल इंटरेस्ट कितना शो करना है वो हमने कैलकुलेट किया। अच्छे से बेटा रट्टा मार के जाना, सेम आ जाएगा। सुनो, लास्ट वैरायटी करने जा रहे हैं, इसके लिए मैं एक फॉर्मेट देता हूँ आपको, उसी के बेस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये ना करटेलमेंट, एक कंसेप्ट है करटेलमेंट, लिख देता हूँ पूरा, करटेलमेंट। तो ये फॉर्मेट आप लिख लो, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, फिर हम इरेज कर देंगे। करटेलमेंट गेन और लॉस कैसे निकालोगे? करटेलमेंट का मतलब, व्हाट इज करटेलमेंट? करटेलमेंट का मतलब होता है कंपनी अपना एम्प्लॉय को कम करती है। काम करने का कोई भी स्टाइल हो सकता है। हमारे 4 सेगमेंट, एक सेगमेंट में नुकसान हो रहा था हमको, तो हम वो लाइन बंद कर दिए। और लाइन बंद कर दिए तो उधर पे 40 मजदूर काम करते थे, अब वो छोड़ के चले गए, तो हमारा एम्प्लॉय हम कम करते हैं, गला नहीं काटते हैं, एम्प्लॉय कम करते हैं, तो करटेलमेंट। तो करटेलमेंट गेन, अभी उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है, गेन ऑन करटेलमेंट कैसे निकालने का। कभी कभी बोले करटेलमेंट गेन निकालो, करटेलमेंट गेन कैसे निकालने का, इसका मतलब लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। व्हाट इज करटेलमेंट? करटेलमेंट का मतलब लिखो, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर कंपनी। सुने, रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड अंडर कंपनी, कंपनी के अंदर कितना एम्प्लॉय को कम करना है, उसको करटेलमेंट बोलते हैं। तो करटेलमेंट में गेन कब होता है? गेन होगा ना, कुछ एम्प्लॉय हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका पैसा हमें जमा नहीं करना पड़ेगा, तो हमें गेन होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि हम भी अपने जेब से पैसे जमा करते हैं उनके नाम पे। तो करटेलमेंट गेन कैसे निकालने का? रिडक्शन, ये फॉर्मेट रट्टा मार के जाओ, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना था, लेस अनअमोर्टाइज
सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। अभी एग्जांपल करते समझाता हूँ, थोड़ा सब्र करो। तो जो आंसर आएगा वही कहलाएगा कर्टेलमेंट गेन। अगर निकालने बोलेंगे तो कैसा निकालोगे। दूसरा कभी पूछते हैं लायबिलिटी बता दो कितना होगा। लायबिलिटी कितना शो करेंगे, तो लायबिलिटी कैसे शो करना है, अमाउंट अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। लायबिलिटी कितना शो करना है, अमाउंट टू रिकॉग्नाइज एज बेनिफिट और लायबिलिटी। मुझे एक्चुअली यही लिखना चाहिए था क्योंकि यही यूज़ करूँगा। बेटर यहीं लिखता हूँ। ये दिख रहा है तुमको, बड़ा सा लिख दूँ क्या, यहाँ लिखता चलो। कर्टेलमेंट फिर से लिख देता हूँ। कर्टेलमेंट गेन कैसा निकालोगे, हाँ पहला ये निकालना, ये भी थर्ड वैरायटी है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। कर्टेलमेंट गेन कैसा निकालोगे, रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन less unamortized service cost related to part of obligation। ये obligation का हिस्सा है। obligation मतलब ड्यूटी, वो लेस करना, वो आपको अमोर्टाइज क्या ये मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछते हैं, अमाउंट अमोर्टाइज डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी, अमाउंट रिकॉग्नाइज। दूसरा एक पूछते हैं अमाउंट रिकॉग्नाइज अस डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी कितना है, तो बोलता है फेस वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वो लिखो, लेस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन बैलेंस शीट डेट के पास आपके पास एसेट कितना है वो लेस करो, और लेस अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये भी लेस करना। जो आंसर आएगा वही उतने का लायबिलिटी क्रिएट करना है। सर ये लास्ट वाला क्या है भैया जी, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट। अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब होते हैं चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंजेस, ठीक है, उसको अनअमोर्टाइज कॉस्ट बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ, चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या, चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंजेस, कोई चेंजेस की वजह से ये हुआ है, अमाउंट चेंज हुआ है। तो सुनो, अब आते हैं इसके लिए कौन सा क्वेश्चन उठाएं सर, उसके लिए रुको, कैप किधर है इसका, हाँ सुनो, हम जब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उस पर खोलना। तो देखो अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा, 7 पढ़ के हो गया, हाँ 7 पढ़ लिया हमने। 8 अभी पढ़ना है, 8 इलिस्ट्रेशन 8 खोलो सब लोग जल्दी, इलिस्ट्रेशन 8 ये इरेज कर दो, ये हमको ज़रूरत नहीं, इलिस्ट्रेशन 8 खोलो ना, इलिस्ट्रेशन 8 मिला, पढ़ रहा हूँ। रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यू बिजनेस सेगमेंट, अंडरमान वो अपने एक बिजनेस सेगमेंट बंद कर रहे हैं, एक सेक्टर बंद कर रहे हैं। जैसे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर को बंद कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू बिजनेस सेगमेंट अंडर द सेगमेंट विथ एम्प्लॉय यूनियन। अभी जो पैराग्राफ ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ से ब्रैकेट डालो, तो अंडर से लेके वो पूरा आप पैराग्राफ का आखिरी तक वैलिड तक एक ब्रैकेट डाल दो। डाला, मैं फिर से बोलता, अंडर द एग्रीमेंट से लेके लास्ट नो लॉन्गर वैलिड तक एक ब्रैकेट डालो। सर क्या है बकवास बातें कर रहा है कि बंद होएगा तो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, इससे हमारा लायबिलिटी कम होएगा, टाइम पास कर रहा है, स्टोरी बता रहा है, नहीं पढ़ा तभी चलेगा, आगे पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। ये तो समझा कि बिजनेस बंद करे तो एम्प्लॉय अभी छोड़ के चले जाएंगे। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट करता है कि द सेकंड पैराग्राफ, रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट द शेयर ऑफ द अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इज 18। भले वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय छोड़ के चले जा रहे हैं, आपका लायबिलिटी खत्म नहीं होता, 18 तो देना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। साइड में लिखो देना ही है,
उस एम्प्लॉय को देना है, वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो छोड़ के जा रहे हैं ना उनको देना ही पड़ेगा 18। समझा? फिर से पढ़ो। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट करता है द शेयर ऑफ द अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इज 18, मतलब 10% तो देना ही पड़ेगा, 180 नहीं देना पड़ेगा, उसका 10% देना पड़ेगा। हाँ, देना ही है आपको। कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट। तो दो चीज़ें अंडरलाइन आपको निकालना है, एक तो गेन कितना हुआ, ये जो कटौती किया ना एम्प्लॉय का उससे फ़ायदा कितना हुआ, और लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट कितना है, कर्टेलमेंट के बाद लाइबिलिटी कितना है जो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। लाइबिलिटी हमें उतना ही रहेगा ना जो एम्प्लॉय हमारे पास होंगे अभी। तो सुनो, सबसे पहला नीचे और कुछ बातें बोला है। इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज 6000, फेयर वैल्यू द प्लांट एसेट इज 5100 का एसेट है हमारे पास, फंड जमा कर रहे हैं। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट इज 180, कर्टेलमेंट रिडक्शन इन ऑब्लिगेशन बाय 600। ध्यान देना, कर्टेलमेंट होने से हमारा ऑब्लिगेशन 600 से कम हो गया। मतलब मैं अभी देखो, मैं बताया था ना, जब हम पैसे जमा करते हैं तो मैं भी जमा करता है, एम्प्लॉय भी जमा करता है। एम्प्लॉय तो छोड़ो, अभी मैं नहीं जमा करेगा, मेरे को खुशी है ना, मेरा ऑब्लिगेशन कम हो गया। छोटा परिवार, सुखी परिवार, तो उतना ऑब्लिगेशन कम हो गया, समझे? तो कर्टेलमेंट रिड्यूस द ऑब्लिगेशन बाय 600। तो सुनो, रिडक्शन इन द ग्रॉस ऑब्लिगेशन बाय 600 से हमारा ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी कम हो गया, वर्कर छोड़ के गए। तो अनअमोर्टाइजेशन पास सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या है, कितना आपको देना। अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, वो भी ऑब्लिगेशन का पार्ट है, देना है आपको। तो बोले किधर, तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है 18 तो देना ही पड़ेगा। 600 भले कम हो गया लेकिन 18 देना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, इसका मतलब 582 हमें देना है। तो इतना हमें फ़ायदा हुआ, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के गया तो इतना हमें फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? 582 का फ़ायदा हुआ। समझा? नीचे आओ। अब बोलता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितना शो करे। तो सुनो, इंग्लिश पढ़ो किधर, तो आपका ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6000 था कर्टेलमेंट से पहले, और कर्टेलमेंट कितना हुआ, 10% कर्टेलमेंट हुआ। तो 6000 का बेटा 10% कर्टेलमेंट हो गया, 600 निकल गया। तो कितना आपका लाइबिलिटी है, आपका फेयर वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अभी उसका फेयर वैल्यू क्या है, बेनिफिट ऑब्लिगेशन फेयर वैल्यू जो बचा हुआ है। तो 6000 में से 600 निकाल दो, मतलब 5400 ही आपका ऑब्लिगेशन है। 600 तो निकल गए। फेयर वैल्यू द आपके उसके जगह पे प्लान्ड एसेट्स कितना मेंटेन किए, फेयर वैल्यू द प्लान्ड एसेट्स, वो बोलता है नीचे कहाँ सर्च करो, 5100 हमने रखा है, 5100 रखा है। 5400 हमारा लाइबिलिटी, लेकिन उसके लिए 5100 मेंटेन किया है, ठीक है। और अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, कुछ लाइबिलिटी अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, वो बोलता है अनअमोर्टाइज मतलब 180 आपका लाइबिलिटी था, लेकिन उसका 90% ही कम हो गया, 90% कम हो गया। तो अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट इज 180 का 90%, 180 का 90%। अनअमोर्टाइज पास तो कितना आता है, 180 का 90, 162 माइनस कर दो तो हमें लाइबिलिटी क्रिएट करना है 138 का ही हमारा लाइबिलिटी है। तो मतलब लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट, लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज इन अ बैलेंस शीट। सुनो, 600 निकल गया तो 400 हमारे लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट पे, तो मतलब 300 ही करना है। तो 300 के अंदर वो बोलता है अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास 180 था, 180 का 18 तो हमें देना है, तो इसका मतलब बाकी नहीं देना है 162। तो क्या करो, उस 300 में से 300 था ना, माइनस 162, हमें लाइबिलिटी इतना ही देना है, 138 ही देना है। क्लियर? बस इतना है। इसको अच्छे से थोरली रट्टा मार के जानने का आएगा एग्जाम में। फिर से बोलता हूँ क्या करने का, पहला कर्टेलमेंट होने से अपना लाइबिलिटी कितना कम हो गया, लेकिन ये 18 देना ही है, इसकी वजह से हमारा लाइबिलिटी इतना ही कम हुआ। फिर बोलता है फेयर वैल्यू बचा हुआ ऑब्लिगेशन का 5400 कैसे आया, 6000 में से 600 निकाल दो, है ना। 6000 था ग्रॉस ऑब्लिगेशन कर्टेलमेंट से पहले, माइनस 600 तो 5400। इसमें से इतना एसेट हमने है तो 300 का लाइबिलिटी, लेकिन 300 में 162 हमें नहीं देना है क्योंकि वो छोड़ के चले गए। ओके, तो हमें इतना ही लाइबिलिटी हमें शो करना है, इतना ही अपना लाइबिलिटी 138 का ही अनअमोर्टाइज पास सर्विस निकाल दिए तो ठीक है।
दूसरा 8 हो गया, 9 हो गया हमारा सर, 9 हाँ वो वाला था रोशन वाला। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 खोलो, बाकी 8 और 9 तो हो ही गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, ये थेरेटिकल आंसर है, ज़रा ध्यान देना। मिला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 खोलो। ए कंपनी हैज़ अ स्कीम ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट अलाउंसेस टू द रिटायरिंग एम्प्लॉय। अंडर रिटायरिंग एम्प्लॉय को एक स्कीम रखी है, रिटायर हो जो होते हैं उनको एक स्कीम रखा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। अंडर द स्कीम रिटायरिंग एम्प्लॉयज इंटाइटल टू रीइंबर्समेंट। अंडर मैंने रीइंबर्समेंट मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? तुम जो घूमने के लिए जाओगे उसमें जो खर्चा होगा और उसमें जो खाना पीना खाओगे 3-4 दिन तक, उसका पैसा रीइंबर्स करेगी। ये एक स्कीम रखी है, जो भी यहाँ रिटायर होगा उसके लिए स्कीम रखी है। या तो तुम घूमने के लिए जाओ और घूम फिर के खाना पीना खा के आओ, उसका पैसा दिखा देना, हम पैसा देंगे रीइंबर्समेंट। या दूसरा अल्टरनेटिव, एक काम करो, 1 महीने का पगार ही ले लो। 2 ऑप्शन दिया है कंपनी ने। जो भी यहाँ से रिटायर होंगे, आपको घूमने के लिए घूम के आओ, उसका जो भी टिकट का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, हम देंगे। या दूसरा ऑप्शन, नहीं जाना है घूमने को तो 1 महीने का पगार ले लेना। ऐसा कंपनी का पॉलिसी था। कंपनी कंटेंशन इन दिस मैटर आर, पॉइंट नंबर 1, कंपनी क्या बोलती है? सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस। बराबर है, लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब कोई आदमी अभी भी ज्वाइन करेगा और छोड़ के चले जाएगा, उसको भी देंगे। जो 4 साल पहले से काम करे उसको भी देंगे, मतलब सबको देंगे, लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड है। It restrict to the employee eligible under the travel rule of the company or whereby option for lump sum payment is exercised equal to law। तो पहला बोलता है जो सेटलमेंट है ना, लेंथ से डिपेंड नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सिंस इट इज नॉट रिलेटेड टू लेंथ ऑफ सर्विस इट इज नॉट अकाउंटेड ऑन क्लेम बेसिस। स्टेट वेदर द, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सिंस इट इज नॉट रिलेटेड लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इट इज अकाउंटेड ऑन क्लेम बेसिस। वो बोलता है जब मांगेंगे उसी टाइम पे देंगे हम पैसा, हम कोई प्रोविज़न नहीं करें। गलत है। स्टेट वेदर द कंटेंशन द कंपनी इज करेक्ट। कंपनी का सोच गलत है कि सही है? कंपनी बोलता है कि आपको बताना है कंपनी सही करे। कंपनी क्या बोल रही है? जिस टाइम पे देंगे ना उसी टाइम पे लिखेंगे। बोला गलत है। बेटा कंफर्म तो है ना, एक दिन आदमी रिटायर होगा, छोड़ के जाएगा तो उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो आपको एस्टिमेट करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाओ, सीधा 7 का आंसर खोलो, उसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। द सेटलमेंट अलाउंसेस पेबल बाय द कंपनी इज डिफाइंड रिटायर बेनिफिट। कंफर्म देना ही देना है, तो जो चीज़ कंफर्म है पहले से प्रोविजन करो। सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन शुड बी मेड एवरी ईयर। यही बात बोल रहा हूँ मैं। अकाउंटेंट क्या बोलता है? अरे लास्ट में देंगे ना, देखा जाएगा, बाद में करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। जो चीज़ कंफर्म है आप प्रोविजन करो उसका अभी से। ऊपर का पैराग्राफ में 5वां लाइन पाओ, ऊपर का पैराग्राफ में 5वां लाइन वो लिखना, बाकी बग्स छोड़ दो। द कंटेंशन मिला, द कंटेंशन ऑफ द कंपनी दैट द सेटलमेंट अलाउंस विल बी अकाउंटेड ऑन क्लेम बेसिस इज नॉट करेक्ट। वो सही नहीं है। इवन इफ द कंपनी ऑब्लिगेशन अंडर द स्कीम इज अनसर्टन। हाँ अनसर्टन है, कब कौन जॉब छोड़ के जाएगा मालूम नहीं। एंड रिक्वायर एस्टिमेशन, आप एस्टिमेट करके प्रोविजन करो। बोलो समझा? इतना ही लिखना है। तो एज्यूम करता हूँ AS 15 बेटा अच्छे समझा। क्या क्या मैंने बताया था? 3 वैरायटी क्वेश्चन है बेटा। एक वो किए थे जहाँ पे एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले थे। दूसरा वो रोशन वाला जहाँ पे रोशन को 30 लाख रुपए में देना था, तो हमने उसका हर साल कितना सर्विस कॉस्ट लिखना। सर्विस कॉस्ट था ना, नाम सब रट्टा मारो, तुमको भैया एग्जाम देना है, हमको नहीं देना है। क्या था? करंट सर्विस कॉस्ट निकाले थे और इंटरेस्ट हर साल कितना हम शो करेंगे खर्चा अपना, करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट उसमें निकाले थे। और तीसरा ये वाला, कर्टेलमेंट होने से एम्प्लॉय कितना, हमारा लाइबिलिटी कितना से कम हो गया, हमारा फ़ायदा हुआ, ये कर्टेलमेंट गेन है। और कर्टेलमेंट करने के बाद हमारा लाइबिलिटी इतना है, तो उस लाइबिलिटी के केस में इतना असर है, 300 का लाइबिलिटी क्रिएट कर, लेकिन बोलता है कर्टेलमेंट होने से ये भी कम हो गया, उतना कम हो गया। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट 160, तो इतना ही हमें लाइबिलिटी क्रिएट करना हो गया। अच्छे से रट्टा मार के जाओ, ये तीनों में से एक आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।